हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की योजनाओं को एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आया हूं। आज हम आपको टोटल 19 क्वेश्चन कराएंगे। देखते हैं कि आप सभी के कुल कितने क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नवयुग पालिका योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि नवयुग पालिका योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी मंजूरी 23 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में दी गई। नवयुग पालिका योजना की मंजूरी 23 मार्च 2026 को किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में दी गई है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके तहत 17 नगर निगम वाले जिला सहित सभी जिलों के नगरीय निकायों को कवर किया गया है। नहीं, ये हमारा क्वेश्चन गलत है। इसमें 17 नगर निगम के अलावा 58 जिले जो हैं उनको कवर किया गया है। अगला कह रहा है कि इसका उद्देश्य नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधा प्रदान करना है। नवयुग पालिका योजना का उद्देश्य है कि नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सही होता ऑप्शन सी। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता, पहला और तीसरा सही होता है। आगे देखिए, हम अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा क्वेश्चन सेफ रीयूज रिटर्न वाटर नीति 2026 के बारे में सही कथन को क्या करना है? चूज करना है। क्या कह रहा है कि सेफ रीयूज रिटर्न वाटर 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए, पहला कह रहा है कि इसे 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला कह रहा है कि इसका उद्देश्य गंदे जल को एसटीपीएस और ईटीपीएस के माध्यम से शोधित करना है। अगला कह रहा है कि यह नीति जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक कदम है। इस प्रकार से हमारा इसमें तीनों कथन सही होता है। पहला कि सेफ रीयूज रिटर्न वाटर नीति 2026 को 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य गंदे जल को एसटीपीएस और ईटीपीएस के माध्यम से क्या करना? शोधित करना है। तीसरा नीति क्या कह रहा है कि यह नीति जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक कदम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसमें तीनों सही है। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिला एक व्यंजन ओडीओसी पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ओडीओसी योजना जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में ओडीओपी की तर्ज पर ओडीओसी योजना को लाया गया है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसे 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। ओडीओसी योजना को 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य 75 जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को विशिष्ट पहचान और जीआई टैग दिलाना। ये भी सही है कि 75 जिलों में 75 प्रकार के व्यंजन होंगे और उनको क्या करना है? जीआई टैग दिलाना। तीसरा कह रहा है कि इसे केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया है। नहीं,
इसमें योगी आदित्यनाथ के साथ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी थे, अमित शाह। इस योजना को मुख्यमंत्री योगीनाथ और अमित शाह दोनों लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा तीसरा कथन गलत है। तो हमारे इस तीसरे क्वेश्चन का जवाब होगा कि पहला, ऑप्शन ए सही, पहला और दूसरा, कि ODOC योजना को 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सभी 75 जिलों में पारंपरिक व्यंजन को विशिष्ट पहचान और GI टैग दिलाना है। ODOC योजना जो है, ODOC योजना किसकी तर्ज पे आया है? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ODOP को कब लॉन्च किया गया था? ODOP को लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2018 को। इसमें क्या है कि एक जिला एक उत्पाद को ODOP में लॉन्च किया गया था, जो 24 जनवरी 2018 से है। उसी के तर्ज पर ODOC 24 जनवरी 2026 को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवरण विकास सहायता योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? विवरण विकास सहायता योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? इसमें देखते हैं कि पहला क्या कह रहा है कि इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो में पंजीकृत सेवा निर्यातक है। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित 12 प्रमुख सेवा क्षेत्र को सेवा प्रदान करना। तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकरण इकाई। ये विवरण विकास सहायता में के लिए ये तीनों योजना सही है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिसमें 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में MSME औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025 के प्रावधान पर विचार कीजिए। 2025 के प्रावधान पर क्या करना है? विचार करना है। पांचवा में कह रहा है कि जो MSME है, MSME के मध्यम संपदा प्रबंधन नीति 2025 क्या है? इसमें देखते हैं कि यह नीति अगस्त 2025 में क्या की गई थी? स्वीकार की गई थी। इसमें SC, ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उद्यमियों को 10% भूखंड और शेड आरक्षित करना है। तीसरा कह रहा है कि यह नीति 1978 में लागू 19 पुराने सरकारी आदेशों का स्थान लेगी। या किसका स्थान लेगी? जो 1978 में लागू थे 19 पुराने सरकारी आदेश, उसका स्थान नई उत्तर प्रदेश MSME औद्योगिक संपदा प्रबंधन 2025 उसका स्थान लेगी। इस प्रकार से हमारे पांचवें क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम इसका ऑप्शन लगाएंगे डी। इसका ऑप्शन होगा डी। 1 और 2, 3 तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश फुटवियर चमड़ा एवं गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 का लक्ष्य क्या है? 2025 को आपका लक्ष्य पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश फुटवियर चमड़ा एवं गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025, इसका लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 22 लाख नए रोजगार का सृजन करना। दूसरा क्या कह रहा है कि विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा कह रहा है कि चीन और जापान जैसे देशों में निवेश अभियान चलाना। तो इसमें ऑप्शन तीनों सही है।
इसलिए हमारा ये ऑप्शन छठवें का सी सही होगा, छठवें का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सतवां में क्या कह रहा है। सतवें में कह रहा कि छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना 2025-26 के बारे में क्या सही है। नई यात्रा भत्ता योजना 2025 और 2025-26 के बारे में क्या सही है। इसमें कह रहा है कि यह कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्रों के लिए है। अगला कह रहा है कि पात्र छात्रों को 6,000 प्रति वर्ष डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि घर से विद्यालय की न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। इसमें देखिए हमारा जो पहला कथन कह रहा है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है कि यह कक्षा 1 से नहीं बल्कि कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों के लिए है। यह पात्र छात्रों को 6,000 प्रति वर्ष डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। घर, इसमें जो कहा गया है कि अगली बात रखी गई है कि घर से विद्यालय की न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। तो हमारा इसमें पहला और तीसरा सही, पहला और तीसरा हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सी सही होगा, पहला और तीसरा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं कि आठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आठवें क्वेश्चन में कह रहा है नव्य पहल के संदर्भ में कथनों का परीक्षण करें। नव्य पहल क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। नव्य पहल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नव्य पहल की शुरुआत की गई है। इसमें कह रहा है नव्य पहल क्या है कि इसमें कह रहा है कि यह 16 से 18 वर्ष के किशोरों को सशक्त बनाने की पहल है। नव्य पहल 16 से 18 वर्ष की जो किशोरियों हैं उनको क्या करना है, सशक्त बनाना है। इसे जून 2025 में सोनभद्र जिले से शुरू किया गया है। ये हमारे दोनों सही होता। तीसरा कह रहा है यह केवल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। यह केवल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, नहीं। यह आपका सी वाला क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि यह केवल अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दे दे तो गलत होता है, क्योंकि ये जो पहल शुरू की गई है यह MSDE और MSDE और WCD के द्वारा शुरू की गई है, इसलिए इसमें हमारा क्वेश्चन सही होता है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है, पहला और दूसरा ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में पहला और दूसरा सही होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि सखी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। कृषि सखी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसमें देखते हैं कि यह कृषि कार्यक्रम जो चलाया जा रहा कृषि सखी कार्यक्रम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। दूसरा, ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित कर स्वतंत्र बनाना। तीसरा, ग्रामीण आजीविका में सुधार लाना। इस प्रकार से ये हमारा तीनों ऑप्शन सही होता है। तो तीनों ऑप्शन किसमें सही है, किसमें है, विकल्प डी में। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। इसमें कृषि सखी कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित कर स्वतंत्र बनाना, तीसरा ग्रामीण आजीविका में सुधार लाना। हमारा इसमें 10वां क्वेश्चन पे हम आपको लेके चल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है बफर में सफर योजना किन क्षेत्रों में लागू की गई है। पहला है कि बफर में सफर योजना दुधवा पीलीभीत। और अगला देखते हैं लखीमपुर खीरी। बफर में सफर योजना कहाँ पर लागू की गई है, इस तीनों क्षेत्रों में लागू की गई है। तीनों क्षेत्रों में दुधवा और पीलीभीत। उसके बाद अगला है लखीमपुर खीरी, यह तीनों क्षेत्रों में लागू की। इस प्रकार से हमारा इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 दुधवा, पीलीभीत
और लखीमपुर खीरी तीनों जगह शुरू की गई है। आइए हम आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं कि 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2024 के बारे में सत्य कथन को चुनें। इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता नीति 2024 के बारे में 24 के बारे में कह रहा है। इसे 6 मई 2025 को क्या मंजूरी दी गई। इसे 6 मई 2025 को मंजूरी दी। अगला कह रहा है कि इसका जो लक्ष्य है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि इसका लक्ष्य नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी को डिजिटल सेवा केंद्र बनाना। इसका लक्ष्य है कि नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी को डिजिटल। और अगला क्या कह रहा है कि यह नीति केवल कृषि क्षेत्र के लिए है, केवल कृषि क्षेत्र के लिए है। 11वां में हमारा देखिए केवल इसमें भी आ गया, तो इसलिए कह किसी एक के लिए खाली नहीं होगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पहला, इसे 6 मई 2025 को मंजूरी दी। दूसरा, इसका लक्ष्य नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में डिजिटल सेवा केंद्र बनाना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के तहत किस किस क्षेत्र में डिजिटल सेवा केंद्र बनाना है, तो नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में और वाराणसी में। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन इसमें बी सही होगा, इसमें केवल 1 और 2, क्योंकि तीसरा हमारा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है यूपी एग्रीस कार्यक्रम के वित्त पोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वित्त पोषण के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि कुल लागत 3900 करोड़ रुपए है, ये तो सही है। यूपी एग्रीस कार्यक्रम में कुल लागत 3900 करोड़ रुपए की। दूसरा कह रहा है कि विश्व बैंक का अंशदान है 2737 करोड़ रुपए, ये भी सही है। और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का अंशदान 1166 करोड़ रुपए है। इस प्रकार से इस 12वें क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन होता है डी, इसमें तीनों सही है। आइए आपको हम और अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एआई प्रज्ञा पहल का उद्देश्य क्या है। एआई प्रज्ञा पहल का उद्देश्य क्या है। इसमें पहला कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एआई का हब बना है। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, हब है। दूसरा कह रहा है कि डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है यह पहल स्किलिंग इंडिया मिशन के तहत संरेखित है। इस 13वें क्वेश्चन में हमारा तीनों ऑप्शन सही होता है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होगा सी। इसमें देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बना। दूसरा कह रहा है डिजिटल तकनीक क्षेत्र में अग्रणी ही बनाना। तीसरा, यह पहल स्किलिंग इंडिया मिशन के तहत संरेखित है। 14वां क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। 14 नंबर 14वें में क्या कह रहा है कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसमें पहला कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक बाल श्रम समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2027 को जो बालकों को श्रम कराया जा रहा है उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा कह रहा है कि 12 जून 2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। उनको बाल श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। अर्थात हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तीनों सही है, 1, 2 और 3। 14वां का सी। अगला चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्ट अलंकार पहल का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट अलंकार पहल का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट अलंकार पहल में क्या कहा। पहला कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का विकास। पहला कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि इसमें क्या है कि कुल 2441 विद्यालयों में 35 सुविधा मापदंडों का अनुपालन करना। तीसरा है इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई है। अर्थात इसमें भी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा डी, तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन है क्या। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हालिया बदलाव के अनुसार कुछ कार्य हैं जिसके बारे में देखना है कि हालिया में क्या बदलाव किया गया है। पहला है कि इसमें जो सहायता राशि 51,000 दी जाती थी पहले, उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहले जो 51,000 रुपये दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। इसमें का दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कन्या के बैंक में 60,000 ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 1 लाख में से 60,000 रुपया सीधे कन्या के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तीसरा कह रहा है वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है कि 2 लाख से कम होनी चाहिए, तब आप इस सामूहिक विवाह के पात्र हैं। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 1, 2 किसमें है, ए में है ना, तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा कि पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक KGBV एक खेल योजना के संदर्भ में सही कथन। एक KGBV योजना के संदर्भ में सही कथन छांटना है कि कह रहा है कि यह कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के लिए है। 17वां कह रहा है कि यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए है। दूसरा कह रहा है कि पहले चरण में 150 स्कूल को कवर किया जाएगा। तीसरा कह रहा है इसका उद्देश्य खेलों में लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित करना है। तीसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य खेलों में लैंगिक समावेशिता सूचित करना है। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। पहला, दूसरा सही, दूसरा, तीसरा सही, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। केवल पहला, तीसरा सही, इनमें से कोई नहीं। इसमें से हम देखते हैं कस्तूरबा गांधी जो एक KGBV योजना, इसके तहत यह कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकाओं के लिए है। इसके पहले चरण में 150 स्कूल को कवर किया गया। इसका उद्देश्य खेलों और लैंगिक समावेश को सुनिश्चित करना है। अर्थात इसमें तीनों सही है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प सी पहला और 1, 2, 3 सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम सखी योजना के लक्ष्यों के बारे में विचार करें। रेशम सखी योजना के लक्ष्यों के बारे में विचार करें। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि पहला कह रहा है कि अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को जोड़ना। रेशम सखी योजना के तहत
अगले 5 साल में क्या करना है, अगले 5 साल में 50,000 महिलाओं को जोड़ना है। दूसरा कह रहा है कि रेशम जो है शहतूत रेशम प्रशिक्षण मैसूर और तरस प्रशिक्षण रांची में दिया जाएगा। इसमें जो रेशम सखी योजना है, इसमें शहतूत रेशम के प्रशिक्षण के लिए मैसूर में और तसर प्रशिक्षण के लिए रांची में दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि इसका पहला चरण 2025-26 में 15 जिलों की 7500 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें पहले चरण 2025-26 में 15 जिलों की 7500 महिलाओं को जोड़ा जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन तीनों सही है। तीनों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में, पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से 18 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हुआ। और आज का हम आखिरी क्वेश्चन लेकर आए हैं, 19वां क्वेश्चन ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUV के तहत कौन कौन से सही हैं? MYUV मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा कह रहा है कि 5 लाख रुपए तक की योजनाओं के लिए ब्याज मुफ्त दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक की योजनाओं के लिए क्या किया जाएगा? ब्याज मुफ्त दिया जाएगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? अगस्त 2024 में। अर्थात मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की घोषणा अगस्त 2024 में की गई है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता पहला, दूसरा और तीसरा। ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। ऐसे हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे वीडियो को लेकर हम आपके समक्ष डेली हाजिर होंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।